अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रेस के साथ मैं हूं ज़ुलीबी। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट और मुल्की मुआशरत में क्या किरदार है, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए दूसरे ममालिक से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अगर ओवरसीज को एतमाद में लिया जाए तो हम IMF से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पर खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल और ILA का किरदार खास तौर पर हमारा आज का मौजू है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब चैप्टर के सदर हैं, नायब सदर हैं, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक नायब सदर रह चुके हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं मलिक जलील अवान साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, लीगल एडवाइजर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, ILA के सीनियर नायब सदर हैं पंजाब चैप्टर के। उनके साथ मौजूद हैं शेख अदील शाहिद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फिनांस सेक्रेटरी हैं ILA के पंजाब चैप्टर के। और मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर मोहम्मद सफदर इकबाल साहब, आप वर्ल्ड वाइड सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। आशा के लिए राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा सर। ILA का किरदार बहुत ही अहम है और आप जिस तरह कई सालों से मैं देख रहा हूँ, आप दुनिया में भी दूसरे ममालिक में भी गए हैं, वहाँ भी आपने अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ फोरम्स पर मिलते हैं ILA के हवाले से और ओवरसीज़ के मसाइल के हवाले से, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को लाने के हवाले से। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया गजूबी साहब, आपने मदऊ किया हमारी पूरी कैबिनेट को। सफदर इकबाल साहब जो बैरिस्टर हमारे सफदर इकबाल साहब UK में होते हैं, उनसे भी आपने हमारी बात करवाई और उनसे भी मौक़िफ़ आपने लिया। तो मैं समझता हूँ जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, बड़ा अच्छी एक्सप्लेन किया, जिस तरह उनकी एक्सप्लेनेशन थी, तो मैं उस बात को रिपीट नहीं करता। मैं थोड़ा मुख्तसर आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन जो UK में रजिस्टर्ड है, इसकी पूरी दुनिया में चैप्टर्स हैं और इसके तमाम जो मेंबर वही है जो बैरिस्टर्स हैं या सोलिसिटर्स हैं या एडवोकेट्स हैं। ये लीगल फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो मेन पर्पस है कि वो रूल ऑफ लॉ का है कि जिस कंट्री में हमारे ब्रांचेस हैं, उस कंट्री के अंदर जो लीगल फ्रेटर्निटी है या ह्यूमन राइट्स है, वहाँ पे अगर किसी को वायलेशन होगी रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, तब हम उसकी आवाज बनेंगे। हमारे मेंबर्स हैं, वो हमारी प्राइमरी हमारी वो ऑब्लिगेशंस हैं कि हम अपने मेंबर्स जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उसको रिप्रेजेंट करें और उसकी आवाज बने। इसी तरह ये लीगल जो एसोसिएशंस होती हैं, लॉयर्स एसोसिएशन होती हैं, इनका मकसद ये होता है कि वो अपने राइट्स के लिए काम करें और हमारे जो राइट्स होंगे वही आम सिटीजन के राइट्स होंगे। हमने एक आम सिटीजन को बताने हैं भाई आपके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। अब एक आम सिटीजन है, आप हैं, आपको नहीं तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। जो आम पब्लिक है, जो आम लेबर है, आप उनको पता ही नहीं है कि हमारे फंडामेंटल आइन में आइन क्या है और हमारे आइन हमें क्या प्रिविलेज देता है। खास तौर पर ओवरसीज हैं जो थोड़ा उस तरफ आता हूँ, मैं बता रहा हूँ आम सिटीजन की। देखें, हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जी जी, कोई कंट्री ऐसी नहीं जो जिसका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। जो हमारी बरतानिया है, वर्बली है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उन्होंने भी अब रिटर्न उसको रखा हुआ चीजें, वहाँ पे भी लोगों के राइट्स हैं। तो हर सिटीजन तक ये बात पहुंचानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कैसे खड़े होना है और उसकी आवाज क्या बनना है। उसके लिए कोर्ट्स बनी हुई है। अब तो बड़ा खुशाइंद बात है ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी बन गई, उसका बेंच अलग बना दिया गया। तो उसकी वजह ही यही है कि हमारे जैसे बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनके भी राइट्स हैं। इसी तरह जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो समंदर पार मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो हमें देख भी रहे हैं, उनके पाकिस्तान के अंदर भी राइट्स हैं। बेशक उन्होंने सिटीजनशिप बाहर की ली हुई है, लेकिन चूंकि बोर्न पाकिस्तान में है, उनके बावजदाद इधर है, उनके बावजदाद की कब्रें भी इधर हैं, तो उनके पाकिस्तान का कंसर्न रहता है। अगर आपका बाहर कभी मुल्कों में जाना हो तो उनके टीवी में आज भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल चल रहे होते हैं, उन्हीं को देख रहे होते हैं और वो अपनी मट्टी में ही दफन पसंद करते मोस्टली लोग। आप देखें तो उनका कंसर्न पाकिस्तान में इसी तरह है जैसे उनका होम कंट्री यही है, वो वहाँ पे एज अ फॉरेनर बैठे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपने मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंस लेके आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चीज है, फॉरेन रेमिटेंस और। हमने 12 दफा लास्ट टाइम एक प्लेटफॉर्म में कहा, इस दफा भी हमारी मीटिंग हुई डिफरेंट जो रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ, हमने कहा कि हमने सिर्फ ओवरसीज से रिलेटेड आपसे बात करनी है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं, समंदर पार हैं, डिफरेंट कंट्रीज में, नॉट ओनली UK, हमें डिफरेंट कंट्री से लोगों की तरफ से मेल्स आती हैं, लोग हमें कहते हैं आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि हम अपने पाकिस्तानीज के राइट्स के लिए बात करें। दूसरा, इसमें पाकिस्तान की राइट्स के लिए बात करेंगे, हमने इनको सजेशन भी देनी है, प्रपोजल्स भी देनी है कि पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़नी कैसे है। जैसे आपने अपने शुरू में कहा कि हमें IMF से जान छुटकारा मिल जाएगा, तो मैं इस बात की तायद करता हूँ। अगर हमारे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने जो सेविंग्स है पाकिस्तान में भेजना शुरू कर दें, हमारा जो फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा। इसके लिए इत्तेमाद चाहिए। आशिक राना साहब, अभी हाल ही में आपने चीफ कमिश्नर मैडम सादिया सदफ साहिबा से मीटिंग भी की आपके वफद ने, और वहाँ ओवरसीज के लिए डेस्क कायम करने का मुतालबा भी किया, जो उन्होंने मंजूर भी किया। क्या यहाँ मुमकिन है डेस्क बन सकता है
ओवरसीज़ के लिए? देखिए अफजल जोबी साहब बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है और हम बड़ी मैडम को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमें बड़ा पेशेंटली सुना, हमें टाइम दिया और हमारी बातों को उन्होंने बड़ा जो है अप्रिशिएट किया इस वाले से कि ये वो इशूज़ हैं जो आज से पहले कभी किसी ने उठाए नहीं है। जी जी। देखिए हमारा इशूज़ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मुल्क के अंदर रिजर्व बढ़े और हमारे जो पाकिस्तानीज हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात। देखिए डेस्क की आप बात करें, आप डिफरेंट कंट्रीज में जाएं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे भी डेस्क बने हुए हैं, आप वहाँ पे आप जाएं बड़े मॉल्स पे या बड़े ऑफिस में जाएं, वहाँ पे ओवरसीज फॉरेनर्स के अलग डेस्क इसलिए होते हैं, किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, किसी को ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि वो आए और आके एक चीज प्राइड फील करे और हमारा इमेज बिल्ड हो बाहर की कंट्रीज के अंदर कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स सिक्योर है, यहाँ पे फॉरेनर जो आएगा उसको सिक्योरिटी के साथ साथ उसको फैसिलिटेशन भी दी जाएगी, उसका डेस्क अलहदा से है। डेस्क बनाने का क्याम करने का मकसद ये है कि जो बंदा डेस्क बैठा होगा फ्रंट डेस्क पे उसको फॉरेनर्स के मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। ये नहीं होगा कि एक जगह पे आएगा उसे कहेगा आप दूसरे डिपार्टमेंट चले जाएं, दूसरा वाला कहेगा मेरे पास आपकी जुरिडिक्शन फॉल नहीं करती, आप ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं, आप वहाँ पे चले जाएं। ये प्रैक्टिकली चीजें हो रही हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, जी जी जी, जो भी उनका ताजर जो मेंबर है उसको तमाम सहूलतें एक चैम्बर में मिल जाती हैं। जी ये डेस्क बनाने से देखिए फायदा हमारे कंट्री को होगा, मुल्क का इमेज बनेगा। तो हमने बात ये की, हमने कहा जो 5 मिलियन की जो है 1114 के तहत फॉरेन जो हम भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, बहुत कम है। देखिए आप करेंसी फ्लक्चुएशन करें तो अमाउंट कुछ नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि हम इसको 50 मिलियन तक हमने प्रपोजल्स दी और हम फर्स्ट टाइम अपनी प्रपोजल जो है बजट से पहले हम अपनी प्रपोजल भी देंगे इन्वेस्टमेंट्स के वाले से। ओवरसीज अपने जो रेमिटेंस भेजता है वो 5 मिलियन है, वो तो पाकिस्तान का फायदा कर रहा है, ज़र मुबादला में इसको बढ़ाया नहीं जा सकता? बस देखिए उन्होंने कहा कि 5 मिलियन तक जो है भेज सकते हैं, उसमें हम एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं करेंगे। अगर आप इससे एक्सटेंड करते हैं तो उसको जवाब लिया जाएगा, उसको जवाब दिया जाएगा। लोग लिमिटेड हो जाते हैं, लोग कहते हैं भी हम जवाब देने के बजाय हम बेचते ही कम है। तो हम समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से जो लीगलाइज जो उसके जो उसके राइट्स हैं, जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके तहत अगर आती है, अगर हम उसके इक्विवेलेंट टू पाक रुपीज से कन्वर्ट करें, उसका इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लें, करेंसी आना जरूरी है कि वो डॉलर्स में आए या फॉरेन करेंसी के अंदर आए, उस रिक्वायरमेंट अगर हमारी पूरी होती है तो मैं नहीं समझता कि हम कदगन क्यों लगाते हैं। ठीक है, हम उसकी लिमिट को बढ़ा दें। अगर हम समझते हैं कहीं पे ऐसी कोई फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई अगर वो आ रही है किसी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आ रही है तो उसका आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन आप कदगन ना लगाएं, कदगन ना लगाएं। उसकी लिमिट साहब ओवरसीज पाकिस्तानी को वैसे हमारे ज़र मुबादला में बहुत अहम किरदार है, लेकिन हम जब यहाँ पाकिस्तान में उनके मसाइल देखते हैं, बहुत से मसाइल हैं, उनकी जायदादों पर भी कब्जे हो जाते हैं, असासे भी उनकी छीन लिए जाते हैं। वैसे वो जो प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर को जैसा पीछे कई सालों से जवाल का शिकार है। मेरा सवाल आपसे ये है 236C 236 के इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए क्या टैक्स छूट है? अयूबी साहब 236C जो है जब कोई प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो उस पर टैक्स होता है। 236K जो है वो जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स होता है। सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, चूंकि लॉज जो है वो बदलते रहते हैं, इसके रेट जो है वो बदलते रहते हैं। इससे पहले सब के लिए ये था कि जो रिटर्न टाइम पर देगा फाइलर जो होगा उसके लिए नॉर्मल के रेट होंगे, जैसे नॉर्मल का रेट जो है वो 3% है परचेज का और सेल का भी 5 करोड़ तक। अब रेट 5 करोड़ से ज्यादा उन्होंने जब प्रॉपर्टी आप सेल या परचेज करेंगे तो वो उसके डिफरेंट रेट कर दिए। नॉन फाइलर के लिए ये था कि वो डबल देगा, फिर 9 फिर 12 तक हो गया। तो ओवरसीज के लिए एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है कि एक बंदे की सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में नहीं है। अब ओवरसीज के पास जो ज्यादा वो पैसे भेजते हैं उनका पर्पस यही होता है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले, प्रॉपर्टी आगे रेंट पर दे दे, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम तो मेन जहां पर वो जिस मुल्क में रह रहे होते हैं वहां पर होता है। तो अब रिटर्न चूंकि टाइम पर उनकी यहाँ पर नहीं होती, जब वो पाकिस्तान आते हैं रिटर्न देते हैं तो उनको काफी मुश्किलात पेश आ रही। उसके लिए अब फाइनेंस एक्ट 2024 में ये FBR ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि अब वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, नाइकोप जिसको कहते हैं, और POC पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड, अगर वो नाइकोप और POC कार्ड सिस्टम पर लोड कर दें, चीफ कमिश्नर को अप्लाई कर दें, तो अब ऑटोमेटिकली उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर। इसको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, लेकिन ये टैक्स से फुल एग्जम्पशन नहीं होती। इसमें ये होता है कि उनको नॉर्मल रेट लगता है, एक फाइलर का रेट लगता है, यानी कि अगर उन्होंने रिटर्न ना भी दी हुई हो वो नाइकोप और POC उस पर सिस्टम पर अटैच करें और वो कंसर्न चीफ कमिश्नर का उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर विजिट करे तो वो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो फिर रजिस्टरिंग अथॉरिटी की भी सिस्टम पर आ जाता है जहाँ पर जो है तो वो उनको नॉर्मल रेट लगता है। तो ये एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सहूलत उनके लिए भी होनी चाहिए जो उनके डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर आप देखें सऊदी अरब या मिडल ईस्ट में किसी भी मुल्क या इससे बाहर किसी भी मुल्क में लोग काम कर रहे हैं, वो अपने पैसे भेजते हैं अपनी मिसेस के अकाउंट में, भाई के अकाउंट में, बहन के अकाउंट में, और प्रॉपर्टी बाद वो उनका मसला होता है कि वो कहते हैं यार आप परचेज कर, रजिस्ट्री भी उनके नाम।
अब वो जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, कई गाँव में रहते हैं कि नीचे 2 करोड़ तक 3 करोड़ तक उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो उनको भी रजिस्ट्री के वक्त बहुत प्रॉब्लम पेश आती है। उनको 8-8, 10-10 लाख उनको रेट देना पड़ता है क्योंकि वो फाइलर नहीं होते। तो इसमें मेरी प्रपोजल यही है FBR से कि एक बंदे ने बाहर थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल पैसे भेजे हैं, 4 करोड़ 3 करोड़ पैसे भेजे हैं, तो वो रजिस्ट्रार को दिखाकर कि ये पैसा बाहर से ही आया है उसके अकाउंट, और वो कंसर्न कमीशन उनको भी एग्जम्पशन होनी चाहिए। वो अगर डायरेक्ट ले लें, डायरेक्ट वही परचेज करते हैं ओवरसीज वाले, तो उनको तो टैक्स 0 होना चाहिए क्योंकि उनका यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये उनके लिए आप रिड्यूस रेट रखें, 1% रखें ताकि इंकरेजमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए। और आप जिनके अकाउंट में वो पैसे भेज रहे हैं, अब आजकल के ऑटोमेशन के दौर में बड़ा आसान है ये देखना कि उनका लीगल एक पैसा बाहर से आया है, जिस मुल्क में वो काम कर रहे हैं वहीं से आया है पैसा और उनके अकाउंट में आया है, और उनका वो कार्ड भी मौजूद है, और उनके फैमिली मेंबर का भी वो सर्टिफिकेट जो है वो होता है, FRC होता है, उससे वो पता चलता है कि उसका कोई आगे नहीं है, तो उनको भी एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। इससे जो है वो मिडिल क्लास को इस चीज का बहुत फायदा होगा। 7E लगाया गया सेक्शन, जिसके 2-3 साल से वैसे पाकिस्तान में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ओवरसीज को कुछ रिलीफ है 7E में, क्योंकि उनके प्लाट जिन्होंने ओवरसीज लेके बिल्कुल रिलीफ है। जो 7E है ये नॉन रेजिडेंट पर टैक्स नहीं है। ये बात औकात उनको प्रॉब्लम पेश आती है जब वो रिटर्न दे रहे होते हैं या जब वो कर रहे होते हैं फाइलर के लिए, लेकिन इसमें 7E में एग्जम्पशन है, 7E जो है वो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर पर नहीं है। लेकिन नोटिस तो उनको जारी हुए, ये आप हम देखें बहुत से लाखों की तादाद में नोटिस जारी हुए ओवरसीज को। तो उसके जवाब में आपने उसका डॉक्यूमेंटरी एविडेंस देना है, आप उसके जवाब में अपना नॉन रेजिडेंट का सर्टिफिकेट लगाएं, आप साबित करें कि आप 183 दिन से ज्यादा मुल्क से बाहर रहे, उसका सबूत लगाएं। तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद जो है जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और आप सिस्टम पर भी आप जवाब दे सकते हैं IRS पर, तो उसके बाद उनको 7E लगेगा। ओवरसीज को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न देना जरूरी है। हाँ, इनकम टैक्स की रिटर्न देखिए, उनको प्रॉपर्टी पर तो नॉर्मल के रेट, अब बाद औकात उस प्रॉपर्टी से उनकी रेंटल इनकम आ रही होती है। अगर उनकी पाकिस्तान में रेंटल इनकम है या कोई और इनकम है तो फिर वो रिटर्न जो है वो देंगे। बाद औकात फाइलर रहने के लिए भी अपने रिटर्न जो है वो दे देते हैं। इसमें रिटर्न की जो है ना वो सिर्फ जो एग्जम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सिर्फ उसके बाद अगर वो रिटर्न ना भी दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से उनको रेंटल इनकम आ रही है उसका फिर टैक्स पाकिस्तान में बनता है और उसकी उनको रिटर्न देनी पड़ती है। रोशन डिजिटल अकाउंट है जो, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का क्या किरदार है और उनको क्या सहूलियात है? रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जो पैसा भी आता है वो एक फैसिलिटी दी गई है जो बाहर ओवरसीज है, ताकि एक डिजिटलाइजेशन के जरिए बगैर बैंक में विजिट किए वो जो है वो बैंकिंग का काम कर सकते। तो इसमें एग्जम्पशन है, लेकिन इसमें ये है कि ये जब लोकल करेंसी में लोकल में कन्वर्ट होते हैं तो फिर उस पर टैक्स होता है। तो मेरा यही है कि इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट में जो है वो फर्दर फुल एग्जाम्प्ट इसको कर देना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में पैसा भेजे और पाकिस्तान में जो है वो ज़र मुबादला है। यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर डिजिटल अकाउंट में उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा भेजता है, उस आसानी है उसके लिए, उसकी जो टैक्स कटौती है कम होगी, कुछ फायदा होगा उसको। लोकल करेंसी में अगर 5 रुपए में वो कन्वर्ट करता है तो उसके बाद वो प्रॉफिट ऑन एड या कहीं पर भी करता है तो उस पर उसको जो है वो टैक्सेशन होती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये एक साबित हो जाता है कि पैसा बाहर से ही आया और ओवरसीज ने भेजा है और उससे आगे अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसको ये भी एग्जम्पशन चले इस साल तक तो उसको है कि उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा उसने पैसा बाहर से भेजा। अब जब वो उससे कोई बिजनेस आगे स्टार्ट करता है, कोई प्रोडक्शन में जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, किसी भी सेक्टर में जाता है, तो मेरे ख्याल में उसमें उसको कोई 3 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन भी देनी चाहिए, इनकम टैक्स से एलडीज या प्रोविजन से, मिनिमम टैक्स से, टर्नओवर से। जिस तरह पहले 65D और इनकम टैक्स में न्यू इंडस्ट्री जब लगती थी तो काफी जो है वो न्यू इन्वेस्टर के लिए सहूलतें होती थी, उनको टैक्स से एग्जम्पशन होती थी। तो जो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं और आगे अगर वो इन्वेस्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री में तो उनको ये इंसेंटिव देना चाहिए कि एक तो उनसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहां से, वो तो डेफिनेटली लाभ है जाओ। दूसरा उसके बाद जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर जो है वो इनकम टैक्स में इनकम टैक्सेशन पर भी है जो उनको एटलीस्ट 3 साल की छूट होनी चाहिए। इससे ये होगा कि वो आगे इंडस्ट्री में जो वो पैसा मजीद पाकिस्तान में भेजेंगे और इससे जो है वो मजीद जो है वो रेवेन्यू में। अच्छा मलिक जलील अहवान साहब, ओवरसीज को एडवांस टैक्स के नोटिस किए जाते हैं, उनके बैंक भी अटैच कर लिए जाते हैं, ये क्या वजूहत है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपने। मैंने एडवांस टैक्स पर एक वीडियो भी की है आपके साथ भी और दूसरा भी। एडवांस टैक्स बेसिकली जब भी 10 लाख से ज्यादा आपकी इनकम हो तो उस पर जो है वो नोटिस आता है। अब ओवरसीज जो है वो जब रेंटल इनकम 10 लाख से ज्यादा देते हैं तो वो यूजर आईडी पासवर्ड उनका जो है वो उनके बाद औकात इल्म में नहीं होता, वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। जब 2 महीने के बाद अब ऑटोमेटिकली आपको यूजर आईडी पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। जब वो दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड लगाते हैं तो वो लगता नहीं है, तो वो 6 माह बाद, साल के बाद जो है वो बाद का साल के बाद वही आपके जो एडवांस टैक्स की नोटिस है वो आपका ऑर्डर बन जाता है। वो आपका एडवांस टैक्स का नोटिस आपका ऑर्डर बन जाता है, वो आपको लायबिलिटी लग जाती है। रेंटल इनकम भी अगर उनकी है तो वो रेंट अगर वो ले रहे हैं बाद का उनकी डिडक्शन होती है तो वो सिस्टम पर जवाब नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल में ओवरसीज को अगर
अगर नाइकोप और उनका पीओसी कार्ड और नॉन रेजिडेंट की रिटर्न मौजूद है तो एफबीआर को चाहिए कि ऐसे एडवांस टैक्स लगाने से पहले, यानी कि उसका 147 में एक ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद डिमांड टैक्स डायरेक्ट जो है वो कर सकते 147(7) है मेरे ख्याल में, तो उसमें ये होता है कि ऑफिसर 122 की तरफ या असेसमेंट ऑर्डर की तरफ नहीं जाते, 2-3 एडवांस टैक्स के नोटिस देने के बाद बहुत एक किस्त के बाद ही ऑर्डर कर देते हैं। ये ओवरसीज के साथ बहुत ज्यादती है, क्योंकि वो उनकी इनकम पाकिस्तान में तो है नहीं, अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो तो बाहर है, उसके बाद अटैचमेंट की तरफ जाते हैं तो यूजर आईडी उनके पास होता नहीं है। तो एफबीआर से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो जो है ना जी, उनको खासकर ओवरसीज को टैक्स लगाने से पहले उनका स्टेटस देख लें, जो नॉन रेजिडेंट है उसकी प्रॉपर सर्विस करवाएं, अगर वो मुल्क से बाहर है तब भी उसका एड्रेस मौजूद होता है, वहां पर भी नोटिस भेजें, पाकिस्तान में भी भेजें, ताकि वो प्रॉपर जो है वो उसकी कंप्लायंस कर सके और उसका जवाब दे सके। अच्छा, मतलब जलील साहब, ओवरसीज पाकिस्तान में जब नोटिस होता है, अगर वो बाहर होते हैं, उनके पास नोटिस पहुंचता ही नहीं है, तो वो अपील किस तरह करेंगे, वो उनका फिर क्या हाल है ओवरसीज के लिए? अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, और अक्सर ओवरसीज ये मुझसे सवाल करते हैं। मेरे कई क्लाइंट हैं जो कि बाहर रहते हैं, जिनको टैक्स लग गया। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर गिफ्ट लिया है पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी के लिए, अपने हस्बैंड भी बाहर है, मियाँ भी बाहर है, बीवी भी बाहर है, वो आपस में गिफ्ट के जरिए या क्रॉस चेक के जरिए आपस में उनकी ट्रांजैक्शन होती है फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब जब वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो जब उस पर टैक्स डिडक्शन होती है 236K की या C की सेल पर, तो वो एफबीआर के साथ लिंक है उनका चालान। वो जब एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो एफबीआर उतनी अमाउंट पर, अब टाइम नहीं होता, बाद का केस टाइम बार्ड हो रहा होता है, इस तरह 2019 अब टाइम बार्ड है। अब जो प्रॉपर्टी परचेज जो है वो 2019 में की गई है, अब 30/6/25 तक ऑफिसर ने उसको टैक्स लगाना ही लगाना है, अदरवाइज उसकी तो वो उसका स्टेटस नहीं देखते, जितनी की प्रॉपर्टी परचेज की होती है उस अमाउंट पर उसको टैक्स लग जाता है। रिटर्न बाद का उसकी नहीं होती, या रेंटल इनकम की रिटर्न होती है, वैट स्टेटमेंट तो वो लायबल ही नहीं है। एक जो नॉन रेजिडेंट है उसने वैट स्टेटमेंट नहीं देनी, ये उसको वैट स्टेटमेंट जब उसने देनी ही नहीं है तो वो अपना सोर्स कहां से रिकंसाइल तो सिस्टम पर तो नहीं करेगा। इसमें हमने चीफ कमिश्नर साहबा को ये रिक्वेस्ट की कि ऐसे केसेस में कंडोनेशन में जब टैक्स पेयर जाते हैं तो कमिश्नर अपील केस नहीं सुनते, वो कहते हैं जी आप साल के बाद आ गए, 2 साल के बाद आ गए, उसको तो पता ही नहीं था कि मुझे टैक्स लगा हुआ, वो जब पाकिस्तान में आया तो उसको पता चला। तो ऐसे केसेस में एक डेस्क कायम किया जाए ओवरसीज का, जिसमें एक ऑफिसर या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर 122A की प्रोविजन है, सो मोटो देखें कि नॉन रेजिडेंट को ओवरसीज को जो टैक्स लगे हुए हैं 122A को यूटिलाइज करें, और जहां पर जेन्युइन उनके तमाम रिकंसिलेशन जो है, बजाय वो अपील में जाए आगे वो धक्के खाएं, क्योंकि आपको पता है अपील करके फिर जाना पड़ता है। एक बंदे की रेजिडेंशियल एड्रेस पर अपील होती है, कराची की है, किसी की लाहौर की है, टैक्स लगा हुआ है, तो वो उसके लिए फिर जाना हर हेयरिंग पर बड़ा मुश्किल होता है, तो वो स्टे का फिर बाद उसकी बैंक अटैचमेंट हो जाती है। अब वो इस तरह से तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो 122A का जो है वो उसको कमिश्नर्स को और चीफ कमिश्नर को ओवरसीज को ये सहूलत देनी चाहिए, और उनकी डिमांड जो है वो एटलीस्ट आप रिमांड कर दें, आप ऑफिसर को वापस भेज दें कि वो दोबारा देख कर दोबारा जो है वो उसको ऑर्डर करें, लेकिन आप इलीगल डिमांड और उनकी बैंक अटैचमेंट के बाद उनको बहुत नुकसान होता है। सही कह रहे हैं शेख आदिल साहब, मुझे असल में ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। काफी देर से आप बैठे थे सुकून से। पासवर्ड पॉलिसी जिसका 60 दिन का जो इन्होंने रिफॉर्म किया है, 60 दिन बाद पासवर्ड बदलना पड़ेगा, लेकिन जो ओवरसीज हैं जो बाहर रहते हैं जिनको पता नहीं चलता, उनकी 60 दिन की पॉलिसी है, जब उन पर क्या असरात मुरतब करेगी। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी शेख आदिल साहब, सर ये जो एफबीआर ने पासवर्ड पॉलिसी दी है ओवरसीज के लिए बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली देखें विद इन 16 डेज आपने सिर्फ सेल टैक्स का नहीं, जो सेल टैक्स में वो नहीं बल्कि इनकम टैक्स में भी जो रजिस्टर है उनका भी पासवर्ड चेंज करना है। हाँ, अगर सेल टैक्स के लिए होती तो फिर तो ओवरसीज बहुत कम ऐसे हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर हैं, लेकिन जब आप इनकम टैक्स मद में आते तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज वो हैं जो इनकम टैक्स में रजिस्टर हैं। इसकी वजह से ओवरसीज को बड़ी मुश्किल आती हैं। जैसे अब कोई 6 माह बाद आएगा या कोई साल बाद आएगा तो उसका पासवर्ड उसने नहीं कराया या उसके कंसल्टेंट ने नहीं चेंज किया ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको तो पासवर्ड पता ही नहीं होगा अपना, या उसको ये सही कह रहे हैं, मोबाइल उसके पास है, उसको जब मैसेज जाएगा पासवर्ड किस तरह बदलेगा। सर यही तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ओवरसीज के पास जब पाकिस्तानी नंबर अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो आपका मैसेज जाता है वो पाकिस्तानी नंबर पे जाता है। भी है या टैक्स प्रैक्टिशनर भी है जिसका वो क्लाइंट है, तो वो पासवर्ड बदलेगा भी तो, लेकिन वो उसको मोबाइल पे जाएगा ना उसको। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, वो तो तब जाता है पासवर्ड जब जो आप बात कर रहे हैं वो होता
ہے ایک کوڈ جاتا ہے, لیکن کوڈ تب جاتا ہے جب وہ پاکستان میں ہوگا, کے علاوہ پاکستانی نمبر کے علاوہ یا جو اس کا, تو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر وہ باہر بھی ہے, اگر اپنا وکیل سے کسی سے یا ٹیکس پریکٹیشنر کو جس پر وہ ریٹرن جمع کرواتا ہے اس کو اجازت دیتا ہے, لیکن وہ موبائل اگر اس کا نہ چل رہا ہو تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں سر, اس طرح نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر اس کا پاسورڈ پہلے اویلیبل ہے, ان کا وکیل یا کنسلٹنٹ چینج کرنا چاہتا ہے تو پھر اس چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی اس کے نمبر کی. ہاں اگر مثال ہے اس کا پاسورڈ وہ بھول گیا ہے, یعنی کہ جو کنسلٹنٹ ہے وہی بھول گیا ہے کہ جی میں نے کیا رکھا تھا, یا وہ کوئی نیا پاسورڈ جنریٹ کرنے کی کوشش کرے, تب جا کے یہ والا عمل آتا ہے جو موبائل پہ کوڈ جاتے ہیں. ادروائز اگر اس کے پاس پہلا والا پاسورڈ اویلیبل ہے پھر کوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اوورسیز پاکستانی کو ایگزمپشن ملنی چاہیے اس پہ پاسورڈ میں مدعے پہ آتے ہیں نا. جی بالکل ملنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اگر ہم اوورسیز کو یہ سہولیات نہیں دیں گے, اوورسیز کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارا. دیکھیں پاسورڈ, لیکن دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اوورسیز کے لیے کیا انسینٹیو ہیں کوئی؟ سر میرے خیال سے تو جتنے ہونے چاہیے وہ تو بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں آپ جاتے ہیں کہیں بھی پاکستان کے علاوہ, تو ان کے لیے بہت زیادہ سہولیات ہیں. جیسے کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر یو اے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ بزنس کے لیے سہولیات دی جاتی ہیں. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, آپ کہاں سے پیسہ لائے ہیں. وہ انویسٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ٹیکس دیا جاتا ہے اور ان سے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے ٹیکس دے دیا تو اٹس مین یو آر اوکے. لیکن پاکستان میں اگر ایک بندہ یا اوورسیز یا کوئی بھی بندہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس پہ 36 محکمے آ جاتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا. اگر اس طرح کے نظام ہوگا میرے خیال سے اوورسیز کے لیے بھی مشکل ہے اور اوورسیز کی انویسٹمنٹ لانا بھی مشکل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسرے ممالک کی بات کر رہے تھے, دوسرے ممالک میں جو پاکستانی ہیں اوورسیز ہیں جن کو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا بایو میٹرک کروانے کے لیے یا اپنا CNIC کی ڈیٹ اب ختم ہو گئی ہے اس کو بڑھانے کے لیے, تو ILA کا کیا کردار ہے وہاں پہ؟ ہم دبئی بھی گئے تھے, ٹھیک ہے, اسی سلسلے میں اور بھی کنٹریز میں گئے. یو کے تو ہمارا ہیڈ آفس ہے ایک قسم کا, ہم بیس, ہماری آرگنائزیشن بیس ہی یو کے سے کرتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کینیڈا وغیرہ بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب چکر لگا کے آئے ہیں اسی سلسلے میں. بیسیکلی ILA تو کوشش کر رہی ہے اپنے طور پہ, لیکن وہ ابھی بھی پاکستانیوں کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سی جو ہماری ایمبیسیز دوسرے کنٹریز میں ہیں وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کرتی کہ وہاں پہ بایو میٹرک کا کوئی نظام ہو. ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ اگر ایک پاکستانی ہے وہ بے شک ادھر رجسٹر بھی ہے یا جو, اور وہ اپنا بایو میٹرک کرانا چاہتا ہے تو اس کی ایمبیسی, بعض اوقات پاکستان کی ایمبیسیز جو دوسرے کنٹریز میں ہیں ان کے پاس یہ سہولت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو یہ سہولت دے سکیں کہ وہ بایو میٹرک وہاں پہ بیٹھ کے کرا سکیں. تو اگر ہمارے پاس اب تو ایک گاڑی کا نام کرانی ہو تو بایو میٹرک مل جاتی ہے, بندہ کراچی میں بیٹھا ہو یا لاہور میں بیٹھا ہو. جی بالکل, لیکن اوورسیز کے لیے یہ سہولت ہونی چاہیے. ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے. اچھا شیخ عادل صاحب, دنیا میں جس طرح ڈیجیٹل کرنسی زور پکڑتی جا رہی ہے, عام ہوتی جا رہی ہے, پاکستان میں کنسیپٹ ابھی بہت کم ہے, لیکن اس حوالے سے بھی ILA کا کردار ہے کوئی اوورسیز پاکستان کے لیے ڈیجیٹل کرنسی میں؟ میں یہی عرض کرنے لگا کہ اب جا کے اب پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے FBR کو ہدایت کی ہے کہ اگر آپ اپنا ٹیکس کرپٹو کرنسی جو پہلے ان لیگل تھی پاکستان میں, اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو لیگل کرتے ہیں, لیکن یہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اس چیز کا. لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کرپٹو کرنسی میں FBR کے ٹیکسز وصول کریں گے تو امید ہے, کیونکہ پوری دنیا میں اب ڈیجیٹل کرنسی کو بہت زیادہ اہمیت مل رہی ہے, تو اس وجہ سے جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی اگر FBR میں وصول کرتے ہیں ٹیکس باہر اوورسیز سے تو ہمارے ٹیکس میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک ایڈوائز ہے FBR کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے. دیکھیں اب آگے جب نوٹیفیکیشن آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جو ہم پاکستان میں اوورسیز کی جو جائیدادیں ہیں, اثاثے ہیں جن پہ قبضے کر لی جاتے ہیں, ان کو سیفٹی ہے کوئی؟ ابھی پاکستان میں ایک اوورسیز کے لیے بہت بڑا کنونشن ہوا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب بھی, ہمارے آرمی چیف صاحب بھی, سب اس میں شامل ہوئے ہیں. سر اس میں دیکھیں ابھی انہوں نے صرف باتیں کی ہیں, ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اس طرح کا. لیکن ویسے ہمارے اوورسیز کے لیے اب عدالتیں بن چکی ہیں, علیحدہ عدالتیں بنی ہیں اور ان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے انہی عدالتوں سے ہم بہت سی جو فیصلے ہیں اوورسیز کے حق میں کرا سکیں گے, جیسے چاہے وہ پراپرٹی کے قبضے ہوں یا کوئی بھی اور چیزیں ہوں. اوورسیز کے لیے انشاءاللہ یہ جو عدالتیں بنائی گئی ہیں اس سے ہمیں بہتری کی امید ہے. اچھا صاحب, فارن ریمیٹنس کے لیے
لیے ILA اوورسیز کو کیا تجویز دیتی ہے اوورسیز کے لیے؟ ہمارے ہمیں ملک کیا اس کو اوورسیز کو دیکھو ایک عام سی جنرل سے میں کام کرتا ہوں اپنی سرمایہ کاری لاتا ہوں ملک میں باہر سے, مجھے کیا انسینٹیو ہے؟ ٹھیک ہے, ہماری طرف سے ایک ایسا ملک میں میسج جائے جی کہ یہاں پہ فاؤنڈر سیکیور ہے, یہاں پہ ان کی جو ٹیکس جو ہماری جو ہوتی ہیں ایک فری زونز ہم بنائے, جیسے ہمارے ہم صاحب والے UAE میں ٹیکس فری زون ہونے چاہیے, اس کا قیام ہونا چاہیے. دیکھیں انویسٹر جو آتا ہے اس کو کوئی انسینٹیو ہم دیں گے تو ملک کے اندر آئے گا نا. ہمارے مائنز اینڈ منرلز کی کافی یہاں پہ وسیع ہمارے پاس ایک ذخائر ہے. اسی طرح سی پیک کا ایک بڑا اچھا روٹ ہے جس سے بزنس ہم بڑھا سکتے ہیں. جی جی. اسی طرح ہمارا بلوچستان میں کافی ہمارے جو گولڈ کی وہاں پہ مائنز ہیں. اسی طرح ہمارے پر واٹر ریزرویشن کے یا سولر ملک ہمارا جا رہا ہے. تو اس طرح ان چیزوں میں یہ ایک ایسا حصہ ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر. میں اگر 100+ کنٹریز پھر کر آیا ہوں تو دنیا میں اس کا محلے کوئی ایسا ہے, اس میں ہر ویدر ہے, ہر قسم کی فصل ہے, اس کی زمین بڑی خیز ہے, یہاں پہ ہر قسم کے ذخائر ہیں. صرف وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سیاستدانوں کو اپنے ذاتی اختلافات سے ہٹ کر ملک کے لیے سوچنا چاہیے. چارٹر آف اکانومی پہ سائن کریں سارے مل کے. دیکھیں اب جنگیں وہ والی نہیں ہوتی, اب جنگیں ایٹمی ختم ہو گئی ہیں, اب معاشیت کی جنگ ہو رہی ہے. دیکھیں نا ہماری ابھی جو ہے وہ ٹیرف کی جنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف ہمارا وہ پانی بند کر دیا انڈیا نے, جو سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکیاں ہو رہی ہیں. اب ٹیکس سمجھنا پڑے گا, ہمیں ملک کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی اکانومی کو سٹینڈ کرنا پڑے گا. اور اکانومی کو سٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو ہمارے اوورسیز کورٹس بنی ہیں اس میں ہمارے دیکھ لیں فیصلے جو التوا کا شکار ہیں. اچھا لوگوں کی جو پراپرٹیز کے مسائل ہیں, میں نے ابھی اپنے دونوں بھائیوں کو سنا, مسائل جینوئن ہے. اوورسیز کورٹس بنائی, اوورسیز کمیشن بنا ہوا ہے, اب ہم ان سے ملنے بھی جا رہے ہیں کہ اوورسیز کورٹ میں فاسٹ ٹریک پہ کیسز ختم ہونے چاہیے. آج تک 3 سال سے میرے اپنے کیسز جو میں نے اوورسیز سے کر رہا ہوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آسان روٹ سے ہونا چاہیے, اسپیڈی ٹرائل ہو. پھر ہمارے جو فیسیلیٹیشن ڈیسک بنے جو فارنرز کے ریونیو ڈپارٹمنٹس کے اندر, ان کو اویئرنیس دیں, ان کو انکریجمنٹ دیں, ٹیکس ہالیڈیز دیں, ان کو بینیفٹس دیں, ان کا فارن ریمیٹنس کی لمٹ بڑھائیں, ان کو ہم اس طرح انسینٹیو دیں تاکہ ان کو ٹیکسیشن سے بچائے. دیکھیں ایک بندہ ٹیکس کٹوا دیتا ہے یہاں پہ, باہر کے ملک میں آپ شاپنگ کر لیں, کہیں سے آپ بائنگ کر لیں, آپ کو ایئرپورٹ سے پہلے فرنٹ ڈیسک بنا ہوگا ریفنڈ کا کہ اگر آپ فارنرز ہیں آپ نے کہیں ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں کرنی ٹیکس کی. میں نے کہاں کرنی ہے, میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں وہاں پہ, ٹیکس فائلر ہی نہیں ہوں. فوری آپ کو ریفنڈ کیش میں دے کے بھیجتے ہیں. یہاں میں ملنا چاہیے اوورسیز کو ریفنڈ ملنا چاہیے. اور کبھی دیکھیں میں بتاتا ہوں سر, 236 کے 236 پہ ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک بندے نے ایڈوانس ٹیکس کٹوا دیا, اس نے ایڈجسٹ کہاں کرنا ہے؟ اگر ایڈجسٹ کہیں نہیں کرنا ٹیکس ہم کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں یہ ہم نے اس میں بڑی کاوشیں کی, ہم نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے کہا کہ یہ جو آپ 9% ٹیکس لے رہے ہیں نان فائلر کی وجہ سے, یہ ہمارے کہنے میں 3% آیا. ہم نے جو اپنی ابھی بجٹ پرپوزل بنائی, ہم نے کہا اس کو بالکل ابولش کر دیں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ ایک بندے نے ریٹرن نہیں دیتا, وہ ایڈجسٹ کہاں کرے گا؟ ریفنڈ ملنا کوئی نہیں ہے, یا تو ریفنڈ کا ہم کاؤنٹر بنائیں, لوگوں کو ریفنڈ موقع پہ دیں. سر یہ ایسی چیزیں ہیں جو ملک کو سوچنا پڑے گا. وقت وہ نہیں رہا, سوچ کے ملک کے ریونیوز بڑھائے. ہمارے ہائر اتھارٹی سے یہ مطالبہ ہے کہ انویسٹمنٹس لے کے آئے ملک کے اندر. جب تک ملک ترقی کرنی, جب تک ہمارے انویسٹمنٹ نہیں بڑھیں گے. اچھا ملک جلیل اوان صاحب, پہلے ہم اپیل کی بات کر رہے تھے. اوورسیز پاکستان جب نوٹس آتے ہیں وہ اپیل کا جس طرح کنسیپٹ بدل گیا ہے. اب 2 کروڑ کا کیس ہے, جو اوپر کا وہ ہائی کورٹ جائے گا, جو کم کا ہے وہ اپیل سنے گا. اوورسیز پاکستانی کیوں جائیں اپیل میں؟ ہائی کورٹ میں کس طرح جائیں گے جب ہے ہی نہیں ہے, وہ کس طرح اپیل کر سکیں گے؟ چینجنگ آئی ہے اپیل سسٹم میں. اس میں یہ ہے کہ اب جب آپ کو 2 کروڑ تک لگتا ہے ٹیکس تو آپ کمشنر اپیل کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو 10 لاکھ لگے گا, 20 لاکھ لگے گا اور آپ کمشنر اپیل سے ہار جاتے ہیں کیس, ہارنے کی اوورسیز کی ایک وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ اب کمشنر اپیل پر بھی پریشر ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم میں انہوں نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے. اب اپیل بعض اوقات جو ہے وہ سسٹم پر ہوتی ہے, یوزر آئی ڈی نان ریزیڈنٹ کا چینج ہو جاتا ہے. کمشنر اپیل, اب بندہ تو باہر ہوتا ہے, کمشنر اپیل سسٹم پر نوٹس بھیجتا ہے, تو وہ نان پروسیکیوشن عدم پیروی کی بنا پر جو ہے, نان پروسیکیوشن کی بیس پر جو ہے وہ اپیل بعض اوقات خارج ہو جاتی ہے. یا کوئی پراپر جو ہے اس کی یہاں پر نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ جواب اگر سپوز چلے وہ آتا ہے اور اس کا ریپلائی ان سیٹسفیکٹری ہوتا ہے, تو وہ اس کے بعد اس کا کیس کنفرم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے 30% جو ہائی کورٹ میں وہ شرط ہے, ابھی 50,000 تو فیس بھی جمع کروائے گا اپیل میں, اور 30% اس لائبلٹی کا وہ بھی جمع کروائے گا. اسی طرف آ رہا ہے. اب اس نے جانا ہے کمشنر اپیل کے بعد وہ ٹریبونل میں اس نے نہیں جانا, اب اس نے جانا ہے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں مکس کوسچن آف لا اور فیکٹس اب آ گیا ہے جی. اب ہائی کورٹ میں ٹائم نہیں ہوتا ہائی کورٹ کے ججز کے پاس, آپ نے 2 یا 3 منٹ میں اپنا کیس بتانا ہوتا ہے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. تو ججز کو جب وہاں پر آپ سٹے کے لیے جاتے ہیں, یا تو پہلے آپ کا فیکٹس وہ سارا سنیں, آپ کا کیس دیکھیں. وہاں پر پہلے تو 50,000 اس نے فیس جمع کروائی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ ختم ہونی چاہیے. نان ریزیڈنٹ کے لیے ہونی نہیں چاہیے وہ. پھر 30% وہ اس کا جمع کروائیں اگر سٹے لینا ہے تو انہوں نے. تو یہ پرانا نظام جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. اور ہم نے بجٹ پرپوزل میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی
अपील करता है हाई कोर्ट में, तो उस पर जो है वो फौरी तौर पर वो 30% वाली जो है वो कंडीशन खत्म कर दी जाए और 50,000। ये चीफ कमिश्नर साहबा जिनकी जुरिडिक्शन है नॉन रेजिडेंट पर सीटीओ की, उनको भी हमने कहा है और हम ये बजट में भी ये कहेंगे कि नॉन रेजिडेंट पर 50,000 की कंडीशन और जो है वो 30% स्टे की ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। टैक्स अगर कम से कम उसको मौका तो दे केस सुनने का, आप अव्वल तो उनको कंडोन करें उनका, उनकी वो वहां पर ही एडीआर जिस तरह आपने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बना दी है जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा आप केस सुन सकते हैं, तो नॉन रेजिडेंट के लिए भी एडीआर बनाए जिसका हेड चीफ कमिश्नर हो, जोनल हो, और उसमें एडीआर में ये भी है कि आपने टैक्स की ऑफर करनी है। नॉन रेजिडेंट को ये कहें कि इसने टैक्स की ऑफर नहीं करनी, इसके लिए एग्जम्पशन है, इसको टैक्स लग गया है तो इसका टैक्स बनता ही नहीं है, तो इसको वहां पर ताकि इसका कम से कम एटलीस्ट के बाद दो फोरम हो कि एक पहले एडीआर में जाए फिर ये अपील में जाए। अच्छा मलिक जलील अहमद साहब, एक ओवरसीज ने एक प्लाट खरीदा आज 1 करोड़ का, अब वो फरोख्त करने जब जा रहा है वो 10 करोड़ का है, उसको क्या इंसेंटिव है? अच्छा, ये बड़ा आपने ये सेक्शन 37 की आपने बात की है। 236C में टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक तो आपने कंसिडरेशन पर दे दिया वो रजिस्टर्ड वैल्यू हो या FBR वैल्यू हो या विचएवर, फिर जब अपने रिटर्न देते हैं तो जो कंसिडरेशन होता है उसके रेट डिफरेंट, और ये सेक्शन 37 में अभी जो चेंजिंग आई है, पहले 4 साल के बाद 5 साल के बाद जब रेट होता था 5, 10, 15, अब उन्होंने ये कहा है कि 30/6/2024 के बाद जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है 30 से 24 के बाद जो भी खरीदी है और वो जब बेचेंगे तो उसका 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होना चाहिए, या आप रिड्यूस रेट रख लें उनके लिए आप 5% रख लें कि नॉन रेजिडेंट अगर प्रॉपर्टी जब बेचेगा तो उसको 5% देना पड़ेगा ताकि उसको इंसेंटिव हो और आगे मजीद जो है वो चूंकि पैसा तो पाकिस्तान में ही आना है जी, वो बेच रहा है और पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, तो इस चीज से उसकी इंकरेजमेंट होगी, वो आगे मजीद जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। ILA ओवरसीज को एतमाद में लेती है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। अगर एक ओवरसीज यहाँ पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाता है या कारखाना लगाता है, कोई मेले लगाता है, तो उसको क्या इंसेंटिव है? उसको अभी फिलहाल इंसेंटिव नहीं है, तो ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर वो जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट या पैसे बाहर से वो भेजते हैं और आगे ओवरसीज उसका डायरेक्टर होता है, ओवरसीज उसका पार्टनर होता है और पाकिस्तान में वो अपना एक इनकम जनरेट करता है, इंडस्ट्री लगाता है जिससे नौकरियां मिलती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी होती है, तो उसके लिए उनको जो है वो टैक्स हॉलीडेज होना चाहिए। जिस तरह पहले न्यू इंडस्ट्री थी तो 65D आया था, पहले जब नून लीग का दौर था तो उसमें काफी इंडस्ट्री को जो है वो सहूलतें देगी। 5 साल के लिए जब कोई बंदा नई इंडस्ट्री लगाता था तो उसको टैक्स से एग्जम्पशन होती थी, इवन मिनिमम टैक्स से भी एग्जम्पशन होती थी। तो ये ओवरसीज को भी देनी चाहिए। अगर वो जितने पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल भेजते हैं, ये बैंक अब तो वेस्टर्न यूनियन भी बैंकिंग की डेफिनेशन में वो मान लेते हैं, जैसे ही भेजते हैं पैसा बाहर से भेजते हैं और उस पैसे से आगे इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनको टैक्स की भी एग्जम्पशन होनी चाहिए ताकि जो है वो मुल्क में मजीद इस्तेकाम है। ओवरसीज मौजूदा हालात में कौन से सेक्टर में अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं जिसमें वो उनका सरमाया महफूज हो और बेनिफिशियरी हो? जो 90% ओवरसीज है ना सर, वो तो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, या प्लाट ले लेते हैं या कोई बिल्डिंग बना लिया, प्लाजा बना लिया, कोई घर बना लिया और आगे जो है वो रेंट पर दे दिया, क्योंकि ये उनके लिए आसान होता है कि एक रेंटल इनकम आ रही है, फिर उन्हें या पाकिस्तान में नहीं रहना होता तो वो जो है वो डेफिनेटली उन्होंने कोई 2 महीने के लिए आते हैं, 3 महीने के लिए आते हैं, ज्यादातर जो ओवरसीज है वो प्रॉपर्टी और उसमें करते हैं। तो बाकी जो है इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, उस चीज से वो डरते हैं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो काफी डिपार्टमेंट है, आपने मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, आगे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, सोशल सिक्योरिटीज है, काफी डिपार्टमेंट है, तो इसमें उनको कोई ओवरसीज को कोई इसमें कंसेशन नहीं है। तो हाँ, तो अगर होनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जब मुल्क में आते हैं या उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, अब वो तो बंदा एक घर का एक ही फर्द है जो कमाने वाला है, वो दूसरे मुमालिक में बैठा है, उनकी फैमिली यहाँ बैठी है, तो उनका तो कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है जैसा मलिक जलील साहब कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सहूलियात होनी चाहिए? ILA क्या उस पर किरदार अदा कर सकती है अपना? उसकी जो फैमिली है उसको भी उसी मेयार पे तोलना चाहिए जैसे कि ओवरसीज़ को एक तोला जाता है, क्योंकि देखें उसकी तो फैमिली की यहाँ पे इनकम ही नहीं है, वो बाहर से रिमिटेंस आते हैं और उसी को वो खर्च करके वो चीज़ें लेते हैं। अभी मेरे अपने क्लाइंट है, उनके साथ इस तरह का वाक़या हुआ है कि वो ओवरसीज़ हैं, वो बाहर रहते हैं और उनकी मिसेज ने प्रॉपर्टी बाय की, क्योंकि उन्होंने पैसा बाहर से भेजा था और प्रॉपर्टी उन्होंने बाय की, लेकिन उनको नोटिस कर दिया गया उनकी मिसेज को, क्योंकि वो पाकिस्तानी थी, उनका सोर्स ऑफ इनकम वो यही कहा कि जी आपका तो यहीं से होगा, क्योंकि उनका कार्ड नहीं बना हुआ था, लेकिन उनके जो मियाँ थे वो बाहर रहते थे, उन्होंने वहाँ से उनको पेमेंट की थी। अब वजह यह है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, अब होगा क्या कि एक वकील किया जाएगा, वकील जाके एक्सप्लेन करेगा कि जी कि उनके शोहर बाहर रहते थे, ओवरसीज थे और वहाँ से उन्होंने ये पैसा भेजा और इनकम जनरेट हुई और उससे ये लिया गया। लेकिन अगर ओवरसीज की फैमिलीज के लिए भी एक कार्ड इशू कर दिया जाए जिनकी सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान से नहीं है, तो अगर वो ये कार्ड
ساتھ اٹیچ کر دیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے پاس بھی اوورسیز، میرے میاں اوورسیز، یہ فیملی بھائی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، والدین ہے جن کو، تو وہ اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور اس سے ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا سر کہ انویسٹمنٹ سے لوگ ڈرتے ہیں، ابھی وہ صرف اسی وجہ سے ڈرتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا. اگر ان کی فیملیز کو یہ کارڈ دے دیے جائیں تو اس سے آپ کی انویسٹمنٹ میں بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے. جی اس وقت میں ساتھ لائن پر موجود ہیں بیرسٹر صفدر اقبال صاحب، آپ ورلڈ وائڈ صدر ہیں انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے. سر آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا ILA دنیا بھر میں اوورسیز ہیں ان کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے، انویسٹمنٹ لانے کے لیے اوورسیز پاکستانی کو کس طرح اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، حکومت پاکستان کیا کردار ادا کر سکتی ہے، ILA اپنا کیا کردار ادا کریے، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بریف کیجیے گا سر. جی افضل ایوبی صاحب، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. سب سے پہلے تو جہاں تک انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کا تعلق ہے، چونکہ یہ پوری دنیا میں موجود لیگل جو پریکٹیشنرز ہیں، جس میں لائرز، ایڈوکیٹس، سلیسٹرز، بیرسٹرز، دیگر ڈفرنٹ جو ریگولیٹرز ہیں ان سے ریگولیٹڈ لیگل پروفیشنلز پوری دنیا کی مختلف جورسڈکشن سے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اس ایسوسی ایشن کے ساتھ. تو مقصد جو ILA کا ہے پوری دنیا میں، اس کی خدمات ہمارے 4 سے 5 آبجیکٹو پہ محیط ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں جو ہمارے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے جو رول آف لا ہے اسے پروموٹ کریں اور لیگل پروفیشن کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے پوری دنیا میں ہم کام کریں. جہاں بھی جس کنٹری میں بھی لیگل پریکٹس جو ہے اس کو مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس پہ ہماری ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. ہمارے ممبرز اپنی اپنی جورسڈکشن میں یہاں ہماری کانفرنسز سے، ہمارے لرننگ ایونٹ سے سیکھ کے اپنی اپنی جورسڈکشن میں جا کے ریکمنڈیشن دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا رول آف لا کے حوالے سے پوری دنیا میں ہماری ILA کی خدمات. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کا، چونکہ اسپیسیفک کوشچن ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں کیسے لائی جا سکتی ہے. دیکھیں اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک چیز کو صرف میک شور کرنا پڑے گا، وہ چیز ہے رول آف لا. رول آف لا ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ اپنے ملک کے اندر لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. لوگوں کی آئی ہوئی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا تحفظ کیا جا سکتا ہے، اسے انشور کیا جا سکتا ہے. اب پاکستان میں خدا نخواستہ مسائل یہ ہیں کہ کوئی ایک شخص آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کو انصاف مہیا کر رہا ہے. انصاف ایک شخص کا کام نہیں، یا کسی ایک ادارے کے فرض کر لیں چیف جسٹس پاکستان کا بھی کام نہیں ہے. انصاف سارے ادارے مل کے میک شور کرتے ہیں. جوڈیشری تو فاؤنڈیشن ہے، ہر ادارہ غلطی کرتا ہے، ہر شخص غلطی کرتا ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. عدالت مضبوط ہونی چاہیے، جوڈیشری سٹرونگ ہونی چاہیے. جوڈیشری سٹرونگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ من مانے فیصلے کرے. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ، انفلوئنس سے پاک، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ رول قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. تو اگر ہم جوڈیشری کو مضبوط اور رول آف لا کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا اوورسیز پاکستانی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا. اب اس سے تھوڑا سا اور آگے جاؤں تو اوورسیز پاکستانی اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کے ساتھ خود اپنی ایکسپرٹیز لے کے پاکستان میں سیٹل ہوں، وہاں بچے پڑھائیں، وہاں آ کے اپنے بزنسز خود ٹیک کیئر کریں. اس کے لیے ہمیں فردر یہ کرنا ہوگا، رول آف لا، جوڈیشری کی امپروومنٹ کے علاوہ ہمیں میرٹ کا خیال کرنا پڑے گا. اب میرٹ کا اگر میں چند بڑی بڑی پوسٹوں کا حوالہ دوں، جیسا کہ پاکستان کے 3-4 مین عہدے ہیں جن میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو اس قدر پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ اگر وہاں واقعی تعلیم ہے، ایجوکیشن، اور بچے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں انہیں سمجھ عقل ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے میرٹ کے لیے جدوجہد کریں. کیوں؟ 4 آرمی چیف کے کینڈیڈیٹ سامنے ہوتے ہیں، اس میں پہلے 2-3 کو ہٹا کے 5ویں کو اٹھا کے آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ موجودہ گورنمنٹ کو فائدہ دے گا. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان 3-4 کی لسٹ ہوتی ہے، سینیئرٹی والے کو ہٹا کے سب سے جو جونیئر ہے اسے چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے. اب الیکشن کمیشن کا حساب لگا لیں، الیکشن کمشنر پتہ نہیں کہاں سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قوانین کا، رول کا، اسے اٹھا کے محض سفارش کی بنیاد پر ایک ادارہ ہے بھائی،
जिसने लोगों के जो दिए हुए वोट हैं उनकी जहां उन्हें पहुंचना चाहिए उसको इंश्योर करना है, वो खुद भी कहा हुआ है। अब इस मेरिट के लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कुछ जद्दोजहद और स्ट्रगल करने की जरूरत है कि इसको इंश्योर किया जाए। ये चंद चीजें मैंने जो बताई हैं, अगर इन्हें इम्प्रूव कर लिया जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी अपना सब कुछ पाकिस्तान में ले आएंगे, और वही नहीं बल्कि दूसरी जो लोग हैं नेशंस के वो भी वहां आके इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्हें ये गारंटी हमें देनी पड़ेगी। तो ILA का जहां तक ताल्लुक है, तो ILA जब रूल ऑफ लॉ के लिए बात कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हो, तो मैं समझता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अगर रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो तो ILA का ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा खासा है। अभी हमने रिसेंटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमने फोकस किया है प्रिंसिपल्स या कोर ड्यूटीज जो होती हैं लीगल प्रैक्टिस की, जिसमें लॉयर्स खुद को इम्प्रूव करेंगे, लीगल प्रैक्टिस के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, चूंकि उन्हीं लॉयर्स के अंदर से हमारे जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर उन्हें लीगल प्रोफेशन के लीगल प्रैक्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पता होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बतौर जज भी लीगल प्रैक्टिस जो है उसके बुनियादी असूलों को सामने रखते हुए फैसले देंगे। तो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत ही ILA की तरफ से पाकिस्तान के हमारे चैप्टर के लिए रेलिवेंट है, और ये हमारी खिदमात, ये मैं हूं या बरतानिया में हमारी जो टीम है या पूरी दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर जो हमारा चैप्टर और उसके सदूर हैं वो हों, हम इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ। बहुत शुक्रिया सफदर इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। शेख अदिल साहब आपको बहुत शुक्रिया, मलिक जलील रहमान साहब आपको बहुत शुक्रिया, आशिक अली राना साहब आपको बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर सफदर इकबाल साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी सहूलियात हैं, जिस तरह अभी हमारे जो ILA के एक्सपर्ट वो बता रहे थे, अगर हकूक़ का ओवरसीज़ को पता चल जाए कानून हम क्या कहता है, उनके क्या हकूक़ हैं, तो बहुत से मसाइल वैसे ही बहुत हल हो जाते हैं। और ILA का किरदार पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं वो ILA से फ़ायदा उठा सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन से अपने जो उनका कानूनी या आईनी मामलात हैं उनसे हल करवा सकते हैं, उनको सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं और फ्री करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी ओवरसीज करना चाहते हैं, ILA के जो ओहदेदारान पाकिस्तान में बहुत ही इफेक्टिव हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।